नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। जी हां, हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। 2030 में भारत ने एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का दावा किया है। तो हमारी गुड न्यूज जो सबसे पहले है वो यही कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के दावे पर मुहर। जी हां, आपको बता दें कि 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत ने अपना दावा मजबूती के साथ पेश कर दिया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत को 2010 के बाद एक बार फिर से कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी मिल सकती है। अहमदाबाद मेजबानी हासिल करने की रेस में सबसे आगे है। 20 साल बाद भारत एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने को तैयार है। इंडियन ओलंपिक संघ यानी IOA ने बुधवार को भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होस्ट करने की दावे को मंजूरी दे दी है। अगर भारत की दावे को मंजूरी मिल जाती है तो 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद देश को 5 साल बाद होने वाले 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल जाएगी। हर 4 साल के बाद होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स अगले साल यानी 2026 में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन के ग्लासगो शहर के पास है। लेकिन इस बार ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में केवल 10 खेलों को शामिल किया गया है, जबकि हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और रेसलिंग जैसे लोकप्रिय खेलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारत की तरफ से ये दावा किया गया है कि अगर उसे मेजबानी मिलेगी तो उसमें सभी खेलों को शामिल किया जाएगा। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के रेस में भारत के अलावा कनाडा, नाइजीरिया और 2 अन्य देश शामिल थे। लेकिन जून में कनाडा के नाम वापस लेने के बाद भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। भारत में मेजबानी के लिए अहमदाबाद का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि अभी मेजबान शहर के नाम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर भारत को मेजबानी मिली तो कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में ही होंगे। भारत के आयोजन के लिए सहमति दे दी गई है और साथ में उन्होंने जो प्रपोजल CWG में रखा है उसमें भारत होस्ट करेगा और साथ में होस्ट सिटी अहमदाबाद होगी। इस तरह का निर्णय करके उन्होंने ये पूरा प्रस्ताव CWG में भेजा है। अगर परिस्थितियां सभी तरह से अनुकूल रही तो अहमदाबाद के भाग्य में ये कॉमनवेल्थ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। गुजरात सरकार दावा कर रही है कि वो 2030 CWG गेम्स के लिए पूरी तरह से तैयार है और अहमदाबाद में कई खेलों का विश्व स्तरीय स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। पिछले सप्ताह कॉमनवेल्थ फेडरेशन का डेलीगेशन भी अहमदाबाद और गांधीनगर के खेल ढांचे को परखने के लिए यहाँ पहुँचा था और राज्य के गृह राज्य मंत्री और खेल मंत्री हर्ष संघवी से मुलाकात की थी। गुजरात पूरी तरह से सक्षम है खेल के लिए, उसकी प्रतिबद्धता और साथ में मोटेरा जैसे नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम यहाँ बने हैं और बहुत सारी स्पोर्ट्स की सुविधाएं गुजरात सरकार खड़ी कर रही है। और आगे भी अगर ये हमें मिलता है तो बहुत अच्छी तरह से हम यजमानी भी करेंगे और साथ में सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम सभी CWG के जो भी रमतवीर है उनको यहाँ पूरी फैसिलिटी भी देंगे। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने मार्च महीने में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया था और अब IOA की तरफ से औपचारिक दावे की मंजूरी मिलने के बाद भारत को 31 अगस्त से पहले फाइनल बिड के लिए प्रपोजल देना होगा। CWG के अलावा भारत 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है। पिछले साल नवंबर में भारत ने ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश की थी। भारत इससे पहले अब तक 3 मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कर चुका है। इनमें 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स, 1982 और 1951 के एशियन गेम्स भी शामिल हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कि देश में ओलंपिक खेलों को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसने अपनी AGM यानी कि जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग थी ये निर्णय लिया कि भारत बिड करेगा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, भारत में होस्ट करने के लिए। ये एक बार और मील का पत्थर साबित हो सकता है क्योंकि हम ऑलरेडी 2036 के ओलंपिक को टारगेट कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की जनरल असेंबली नवंबर के आखिर में CWG 2030 की मेजबानी के लिए होस्ट कंट्री का ऐलान करेगी, लेकिन उससे पहले ही अहमदाबाद ने आयोजन को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है।
अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्ला फिल्मों को प्रमोट करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत अब बंगाल में सभी सिनेमाघरों को प्राइम टाइम में बांग्ला भाषा की एक फिल्म को दिखाना जरूरी हो गया। ऐसे में जो हमारी दूसरी गुड न्यूज है वो यही है कि बांग्ला सिनेमा को प्रोत्साहित करने की पहल। पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नियम बनाया है। इसके तहत अब सिनेमाघरों में हर दिन एक बांग्ला फिल्म दिखाना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक प्राइम टाइम में सिंगल थिएटर हो या मल्टीप्लेक्स, सभी को हर स्क्रीन पर एक बांग्ला फिल्म प्रदर्शित करना जरूरी होगा। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक नियम का पालन न करने पर राज्य सरकार सिनेमाघर मालिकों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। बंगाल सरकार के इस फैसले का फेडरेशन ऑफ सीने टेक्नीशियंस एंड वर्कर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया ने स्वागत किया है और कहा कि वो इस ऐतिहासिक फैसले के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार व्यक्त करते हैं। सरकार के इस फैसले का बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी स्वागत किया है। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता अनिर्बाण। बंगाल की जो सिनेमा यूनियन है उनके तरफ से कहा गया है कि हर एक पश्चिम बंगाल के हर एक सिनेमा हॉल में प्राइम टाइम में एक बांग्ला मूवी मैंडेटरी है और बंगाली मूवी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद प्रायोरिटी होंगे दूसरे लैंग्वेज की मूवी की। और ऐसी बात कहने के बाद अब से नोटिफिकेशन भी कर दी गई है कि अगली बार से जितने भी सिनेमा हॉल पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, जितने भी जगह है वहाँ पे बांग्ला मूवी यानी बंगाली मूवी को मैंडेटरी किया जाएगा। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सरहद पर बीएसएफ के साथ निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऊँटों के रिटायरमेंट के बाद उनके पुनर्वास के लिए बीएसएफ ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब ऊँटों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें उचित रखरखाव के लिए ग्रामीणों को सौंपा जा रहा है। इसलिए हमारी जो अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है वो है सेना से रिटायर्ड ऊँटों के संरक्षण की मुहिम। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊँट रेगिस्तानी इलाकों में बीएसएफ की टुकड़ियों के साथ सरहद की पहरेदारी में बेहद उपयोगी साबित होते हैं, लेकिन सेना में इन्हें 16 साल की उम्र या फिर 10 साल की सर्विस के बाद रिटायर कर दिया जाता है। ऐसे में रिटायर किए गए ऊँटों को नीलामी के बाद बेच दिया जाता है, लेकिन अक्सर शिकायतें आती थी कि नीलामी में खरीदे गए वृद्ध ऊँटों को अनुपयोगी मानकर या तो उन्हें वधशालाओं में भेज दिया जाता था या खराब स्थिति में छोड़ दिया जाता था। ऐसे में बीएसएफ ने अब रिटायर्ड ऊँटों को उन ग्रामीणों को सौंपने का फैसला किया है जो उनको अपने पास रखने में रुचि दिखा रहे हैं। दरअसल प्रशिक्षित ऊँटों के मिलने से ग्रामीणों को परिवहन और पर्यटन दोनों में फायदा मिलता है। हालांकि ऊँटों को फौज से हासिल करने के लिए ग्रामीणों के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि वे इन ऊँटों को ना तो बेचेंगे और ना ही उन पर भारी भार डालेंगे। इसके अलावा बीएसएफ इन ऊँटों के स्वास्थ्य की भी नियमित जांच करेगी। इसी कड़ी में जैसलमेर में बीएसएफ की अलग अलग बटालियंस द्वारा कुल 59 रिटायर्ड कैमल्स को ग्रामीणों को सुपुर्द किया गया है। बीएसएफ की इस खास मुहिम से रिटायर्ड ऊँटों की न केवल उपयोगिता बनी रहती है, बल्कि ये ऊँट गांव वासियों के लिए आजीविका के नए अवसर भी खोलते हैं। जो एक सर्टेन एज है 16 साल के बाद में कैमल्स रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद में पहले ये सिस्टम नहीं था क्योंकि मर्सी किलिंग या और कुछ और तरीके थे, लेकिन कुछ वर्षों से ये बंद कर दिया गया और रिटायर होने के बाद में भी हम उनको छोड़ते नहीं हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार कोशिश करते हैं कि उनको जो विलेजर्स है, गांव वाले, उनको अडॉप्ट करें। उसकी कुछ शर्तें होती है और उनको कुछ इस प्रकार के कार्य नहीं दिए जाते हैं जिस कार्य को वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा होती है। तो इन सब शर्तों को पूरा करने वालों को एक हम बॉन्ड पे उनका लिफाफे लेते हैं, उनसे साइन करवाते हैं, साथ ही साथ वो उस गांव के सरपंच से कराते हैं और इस शर्त के साथ में उनको देते हैं कि समय समय पर हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको चेक करेंगे, उनकी हेल्थ चेक करेंगे। और अभी हमने हमारे सेक्टर में करीबन 60 कैमल्स को अडॉप्ट करवाया है, जो विलेजर्स हैं उन्होंने किया है। लेकिन ये है कि अडॉप्ट करने के बाद में भी हमारी उनके ऊपर निगरानी रहेगी और हमारे डॉक्टर्स जाके उनको चेक करते रहेंगे। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके में स्कूली बच्चों को सरकार की तरफ से एक खास सौगात मिली है। अब इन बच्चों को स्कूल जाने में किसी तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए इन्हें फ्री बस सेवा
दी गई है, इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि चौथी जो गुड न्यूज़ है वो है आदिवासी स्कूली बच्चों के लिए फ्री बस सेवा। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इलाके के रहने वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। स्कूली बच्चों के लिए ये बस सेवा बिल्कुल फ्री है। इस पहल से इस इलाके में रहने वाले 19 गांव के बच्चों को फायदा मिलेगा। ये चमचमाती बस गुजरात के 19 गांवों के आदिवासी बच्चों के लिए उस सपने के सच होने की तरह है जिसकी कल्पना भी उन्होंने शायद ही की हो। ये बस मिली है नर्मदा जिले के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इलाके में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए। बात बस इतनी नहीं है कि आदिवासी बच्चों को नई अत्याधुनिक बस मिली है, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बस सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। बस की बात करें तो देखिए इस तस्वीरों में कि बस के अंदर पूरी तरह से एयर कंडीशनर की सुविधा है। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जो अपने गांव से इस तरह से स्कूल के अंदर जाते हैं तो बच्चों के लिए काफी अच्छी जो बेहतर व्यवस्था यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इलाके के जो गाँव है उनके लिए की गई है। बस में मौजूद सुविधाओं की बात करें तो ये बस न सिर्फ एयर कंडीशनड है बल्कि इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए बस में बच्चों के साथ पुलिसकर्मी की तैनाती की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस की एक गाड़ी भी बस के साथ चलती है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब बहुत बढ़िया लगता है, पहले से भी ज्यादा। कभी सोचा था कि आप स्कूल एसी बस में जाओगे? नहीं। तो आप देख पा रहे कि जो बच्चे हैं जो यहाँ के ट्राइबल इलाके बच्चे उनके लिए ये बस की सुविधा की गई है और ये बच्चे ये एसी बस में स्कूल पढ़ने जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एरिया जो है वहाँ के द्वारा ये बस की सुविधा सरकार की ओर से जो की गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण बच्चे भी खुश है क्योंकि एयर कंडीशनर बस के अंदर उनको स्कूल जाना आना मिलने की जो व्यवस्था है वो की गई है। खास बात यह भी है कि छात्रों और छात्राओं के लिए ऐसी अलग अलग बसों का इंतजाम किया गया है। अत्याधुनिक बस सेवा की सौगात मिलने से 19 गांवों के करीब 250 बच्चे बेहद खुश हैं, जो अब न सिर्फ समय पर स्कूल पहुंचते हैं और समय से घर लौटते हैं, बल्कि उनका आने जाने में समय भी बचता है। पहले हम रिक्शा में जाते थे और अब हम स्टैच्यू वाली बस में जाते हैं। उसमें एसी है और सीसीटीवी कैमरा भी है। इस बस में हमें खूब आनंद मिलता है। बस में सेफ्टी की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड है और सीसीटीवी कैमरे है और 2 बस आती है, एक लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग। गुड न्यूज टुडे के लिए गुजरात के नर्मदा से संवाददाता नरेंद्र पेपरवाला की रिपोर्ट। देखिए, अमूमन लोग धूल मिट्टी और गंदगी से बचने के लिए पैरों में फुटवेयर पहनते हैं, लेकिन क्या होगा जब उसी धूल से फुटवेयर बनाकर लोगों को पहनने के लिए दिया जाए? जी हां, ऐसा ही कारनामा एक शख्स ने किया है जिसने धूल से फुटवेयर तैयार किया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 5वीं जो गुड न्यूज है वो है धूल से बचाएगा धूल से बना फुटवेयर। इंसान के पैरों में चप्पल और जूते इसलिए पहनने शुरू किए गए थे जिससे कि उसके पैरों पर मिट्टी ना लगे, लेकिन लंदन की रेवेंसबोर्ग यूनिवर्सिटी में 21 साल के डिजाइन ग्रेजुएट राहत राय ने घर में मौजूद धूल मिट्टी से ही फुटवेयर तैयार कर दी। राय ने घर पर मौजूद धूल को रिसाइकिल करके उसे एक नया रूप दे दिया और फिर उससे एक फुटवेयर तैयार कर ली। इसके लिए राहत ने सबसे पहले घर में मौजूद धूल और गंदगी को वैक्यूम क्लीनर से इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने धूल से ऐसे मोटे कंकड़ निकाल दिए जो कि धूल का हिस्सा नहीं होते। इसके बाद वो बची हुई असली धूल को चपटा करते हैं और उसको गर्म करते हैं ताकि उससे बैक्टीरिया और दूसरी अशुद्धियां निकाली जा सकें। इसके बाद उस धूल से एक खास तरह की फैब्रिक तैयार होती है जिसे सिलकर या फिर लैटेक्स के जरिए उसे मजबूत और टिकाऊ चप्पलों में तब्दील कर दिया जाता है। राय ने इस प्रोजेक्ट का नाम डन एंड डस्टेड दिया है। हालांकि राय ने फिलहाल जो प्रोटोटाइप तैयार किया है वो रोजाना पहनने के काबिल नहीं है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि एक शुरुआत जरूरी
हो चुकी है। उनका ये प्रोटोटाइप कचरे को एक संसाधन के तौर पर देखता है, इसलिए ये फैशन में बढ़ते इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के चलन के लिहाज से एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। राय का मानना है कि उनका धूल से बना टेक्सटाइल पैकेजिंग या फर्नीचर के लिए बहुत कारगर हो सकता है। I mean, I am pretty proud of what has turned out because it was a shot in the dark and I didn't know if it was possible. But I feel like this could be in the future a strong replacement to people buying slippers made out of other materials. So in a way it extends the life of this waste that is collected, gives it a new life. दही हांडी का त्योहार आने वाला है, इसके लिए गोविंदाओं की टोली जोर शोर से तैयारी कर रही है। इन्हीं में शामिल है गोविंदाओं की खास टोली जो स्पेन से दही हांडी के लिए हिस्सा लेने के लिए मुंबई खास तौर पर पहुंची है। इसलिए हमारी जो अगली यानी कि छठी जो गुड न्यूज है वो है दही हांडी के लिए स्पेन से पहुंचे गोविंदा। जी हाँ, महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। गोविंदाओं की टीम लगातार प्रैक्टिस कर रही है। इस खास उत्सव में शामिल होने के लिए विदेश से भी प्रतिभागियों की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है। स्पेन के निकट कैटलोनिया से 111 गोविंदाओं की टीम इस बार दही हांडी में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने पारंपरिक तरीके से अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है। ये सांस्कृतिक युवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित वार्षिक दही हांडी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसके लिए गोविंदाओं के इस दल ने जोरदार प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये मानव मीनार बनाकर अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके म्यूजिक बजाने वालों का भी एक दल मौजूद है। ठाणे के यंग पाम क्लब में इन गोविंदाओं का अभ्यास जोर शोर से चल रहा है। देश आजादी का उत्सव मना रहा है। चारों तरफ हर्ष, उल्लास और उमंग का माहौल है। पूरे देश में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। ऐसे में हमारी सातवीं जो गुड न्यूज है वो है आजादी उत्सव पर शहर शहर तिरंगे की लहर। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश जश्न में डूबा है। सरहद से शहर तक हर ओर तिरंगा लहरा रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है जिसमें लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से पूर्वोत्तर के राज्य, देश का हर राज्य, हर जिला आज देशभक्ति के रंग में रंगा दिख रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से आजादी का जश्न मना रहा है। आजादी के महोत्सव के मौके पर दिल्ली समेत देश भर में ऐतिहासिक इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से चमक रही हैं। ज्यादातर इमारतों को तिरंगे की रोशनी वाली लाइटों से सजाया गया है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां महातिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस तिरंगा रैली में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के साथ साथ हजारों की संख्या में आम लोग और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। आज हमारे जम्मू में यहाँ पे रैली निकल रही है जहाँ अलग अलग स्कूल के बच्चे आए हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब बच्चों को ऐसे देख के कि अपने देश के लिए वो इतना खुश हैं कि हम लोग आज़ाद हैं। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे लिए लड़े नहीं होते, हम आज़ाद नहीं होते, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। देशभक्ति की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी से भी आईं, जहां लोगों ने कई मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हर उम्र वर्ग के 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इंडिपेंडेंस डे की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज एक महा रैली राजौरी टाउन के अंदर ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें 2 किलोमीटर से के करीब जो है तिरंगा स्कूल्स के छोटे बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने, सभी ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। देशभक्ति की तस्वीर अनंतनाग में भी दिखी, जहां एक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने न सिर्फ अपने घर को तिरंगे से सजाया बल्कि एक अनोखी पहल करते हुए अपने घर में लोगों के लिए तिरंगा सेल्फी पॉइंट भी बना दिया, जहां लोग आजादी के पर्व को सेलिब्रेट करते दिखे। आज मैंने सोचा हर घर तिरंगे का मतलब यह है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर सेल्फी फ्रॉम होम एक बना दिया है अपनी रेजिडेंस पे, अपने घर पे। पाकिस्तान से सटे जैसलमेर में भी देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला, जहां राष्ट्र ध्वज न सिर्फ शान से लहराता दिखा बल्कि बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवानों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। इस आयोजन में बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान और अफसर शामिल हुए।
हमारे जवान अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी देश के इस प्रेम और उत्साह के दिवस पे पूरे लबालब और जोश के साथ खड़े हैं। कश्मीर की तरह भोपाल की तिरंगा यात्रा भी बेहद खास रही, क्योंकि यहाँ नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगों से सजी कई नावें इस यात्रा का हिस्सा बनी। नाव में सवार लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। देशभक्ति के रंग महाराष्ट्र के जालना में भी दिखे, जहाँ तिरंगा रैली में आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। वहीं गाजियाबाद के वैशाली में गरीबों के बच्चों के एक छोटे से स्कूल में भी देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला, जहां अलग अलग वेशभूषा में सजे छोटे छोटे बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने अलग अलग किरदारों में परफॉर्म भी किया। ये आयोजन भले ही छोटा रहा हो, मगर इन बच्चों का जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं दिखा। तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखाऊंगी कि किस तरीके से छोटे अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं वो आज़ादी का जश्न जो है वो पूरे जोरों शोरों से मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि नन्हे चेहरों पर जो मुस्कान आई है वो किसी बड़े समारोह से आपको कम नहीं दिखेगी। छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन दिल में इनके बड़ा सपना है, और वो आप देख ही सकते हैं इनके चेहरे पे आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से नन्हे सिपाही आपको नज़र आएंगे जो देशभक्ति में आपको रंगे हुए पूरे तरीके से रंगे नज़र आएंगे। कोई आपको यहाँ पे सैनिक की वर्दी में नज़र आएगा, तो कोई तिरंगे की छटा में आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से तिरंगे के रंग में छोटे नन्हे बच्चे जो है वो रंगे हुए। स्वतंत्रता दिवस से पहले ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ शहरों को भी तिरंगे के रंग वाली रोशनी से सजाए गए हैं। राजस्थान के अजमेर में सजावट की गई, तो पंजाब के बठिंडा में किले को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।